हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द होल इन द ग्राउंड। ये कहानी है एक माँ के संघर्ष की, जहाँ एक भोली भाली सीधी साधी माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। और एक ऐसे एंटिटी के बारे में बताया गया है जिसका अस्तित्व ही भयानक है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बीच बीच में बताता रहूँगा और कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें मैं एंडिंग में बताऊँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसकी हाल ही में उसके पति से डिवोर्स हुआ था, और सारा अपने मासूम बेटे क्रिस के साथ शहर से दूर एक छोटे से टाउन में रहने आई थी, जहां हम एक माँ और बेटे के प्यार और उनके अटूट बॉन्डिंग को देख पाते हैं। सारा अपने घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके बीते दिनों के दुखद यादें उसका पीछा कर रही थीं, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। लेकिन इसे भुलाकर सारा अपने बेटे के साथ इस टाउन में एक नई शुरुआत करने आई थी। असल में सारा के पेरेंट्स इसी टाउन में रहते थे, जिनके देहांत के बाद उनका घर खाली था और डिवोर्स के बाद उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था, जिस कारण वो अपने पेरेंट्स के घर में रहने आई थी। सारा के बेटे क्रिस का एक फेवरेट टॉय था जिसे वो हमेशा अपने साथ ही रखता था। तो घर जाते वक्त उनके बीच क्रिस की नई साइकिल को लेकर बात चलनी शुरू हो जाती है कि तभी एक ओल्ड लेडी रास्ते के बीचों बीच उनके गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसे देख सारा किसी तरह एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। लेकिन इससे सारा के गाड़ी का साइड व्यू मिरर एक पेड़ से टकराकर टूट जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो ओल्ड लेडी वहीं रास्ते के बीचों बीच ही खड़ी थी और अपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी कि सब लोग मरने वाले हैं, जो थोड़ा अजीब था। सारा उस ओल्ड लेडी को देखने जाती है कि वो ठीक तो है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। और जब सारा अपनी कार के टूटे हुए साइड व्यू मिरर को लेने जाती है तो वो नोटिस करती है कि उस ओल्ड लेडी ने बड़बड़ाना बंद करके क्रिस को ही दिखे जा रही है, जिसे देख सारा घबरा जाती है और जितने जल्दी हो सके कार को भगाकर वहाँ से चली जाती है। असल में उस ओल्ड लेडी का नाम नोरीन होता है, जो इसी टाउन में अपने पति के साथ रहती है। नोरीन पहले ऐसी नहीं थी। बहुत साल पहले उसका भी जेम्स नाम का एक प्यारा सा बेटा था, जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी, और तब से अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में वो पागल हो गई थी। दूसरे सीन में हम सारा को देख पाते हैं, जो तब तक घर पहुंच गई थी। घर पहुंचकर सारा उस इंसिडेंट को भुलाकर साफ सफाई में लग जाती है। क्रिस को चीज़ पाउडर पसंद नहीं था, लेकिन सारा ने खाने में उसे चीज़ पाउडर ही दिया था, जिसे देख क्रिस खाने से मना कर देता है। ये देख सारा उसके साथ एक गेम खेलती है जो वे दोनों बरसों से खेलते आ रहे थे, जिसमें उन्हें 1 से 3 तक गिनकर अजीब सा फेस बनाना होता है, और जो हार जाए उसे दूसरे की बात माननी होती है। और इस बार सारा जीत जाती है और क्रिस को मजबूरन उस चीज़ पाउडर को खाना पड़ता है। ये देख सारा बेसमेंट को चेक करने जाती है, जिसके कुछ देर बाद क्रिस को वहाँ एक स्पाइडर दिखता है, जिसे देख क्रिस बहुत डर जाता है। तो सारा उस स्पाइडर को एक जार में पकड़ के घर बाहर छोड़ देती है, लेकिन क्रिस उस स्पाइडर को मार डालने को कहता है, जिस पर सारा उसे समझाते हुए कहती है कि ये एक बेजुबान कीड़ा है और हमें इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन क्रिस कहता है कि अगर उसके पापा होते तो इसे मार देते, और ये कहते हुए क्रिस उस स्पाइडर को मार देता है। लेकिन इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि सारा का पति एक गॉसेल और अब्यूजिव टाइप का बंदा था, जबकि सारा एक शांत और ज़िंदगी के मायने समझने वाली टाइप की बंदी थी, जो वो क्रिस को भी सिखाने की कोशिश कर रही थी। खैर, तो क्रिस को उनके डिवोर्स के बारे में पता नहीं था और वो अपने पापा को बहुत मिस भी कर रहा था, जिस कारण क्रिस रोते हुए पास ही के जंगल की तरफ भाग जाता है। ये देख उसे वापस लाने सारा भी उसके पीछे जंगल में चली जाती है। उस जंगल के अंदर हम एक बड़ा सा क्रेटर टाइप का गड्ढा देख पाते हैं, जो उस बड़े से घने जंगल के बीचों बीच था। तभी उस गड्ढे की मिट्टी हिलने लगती है, मानो जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये देख सारा घबरा जाती है और तभी पीछे से क्रिस उसे पुकारता है, जिसे लेकर बिना वक्त गवाए सारा घर वापस आ जाती है। और इसी के बाद से उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है, जो एक एक करके सारा के सामने आने वाले थे। खैर, तो रात को सारा अपने कुछ दोस्तों को घर डिनर पर बुलाती है, जहां बातों ही बातों में लुइस उन्हें नोरीन की कहानी बताती है। लुइस बताती है कि नोरीन का बेटा जेम्स उसी के क्लास में पढ़ता था। जब वे 8 साल के थे, तब एक दिन लुइस उनके क्लास में आकर बताने लगी कि ये उसका बेटा जेम्स नहीं है, और ये कहकर हंगामा करने लगी, जिसे देख उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया।
और कुछ महीनों बाद नोरीन घर वापस आ गई, जिसके कुछ दिन बाद नोरीन की कार से जेम्स की मौत हो गई, जिस पर कुछ लोगों का कहना था कि उसने जानबूझकर जेम्स को मारा था और कुछ का कहना था कि यह सिर्फ एक हादसा था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को सारा नोटिस करती है कि क्रिस अपने कमरे में नहीं है और घर के पीछे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ये देख सारा घर के बाहर क्रिस को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। ये देख सारा को शक होता है कि कहीं क्रिस जंगल में तो नहीं चला गया। रात के सन्नाटे में वो जंगल भयानक दिख रहा था, लेकिन डर लगने के बावजूद सारा अपने बेटे के खातिर जंगल के अंदर उसे ढूंढने चली जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है। ये देख सारा को लगता है कि क्रिस उसके साथ कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। ये देख वो बहुत डर जाती है और उसी वक्त घर आकर पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल लगाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, तभी उसके पीछे क्रिस आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो घर पर ही था। जिसे सुन सारा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने क्रिस को घर में चारों तरफ खोजा था। पर इसे इग्नोर करके वे दोनों सोने चले जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन से क्रिस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिस पर सारा ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे ब्रेकफास्ट के वक्त जब सारा उसे बुलाती है तो दूसरे ही पल क्रिस डाइनिंग टेबल पर आ जाता है, जबकि क्रिस को बुलाने के लिए सारा को कई बार उसे बुलाना पड़ता था। फिर दूसरे दिन की सुबह क्रिस उसे सरप्राइज़ देने के लिए गार्डन से कुछ फूल लेकर आता है। यहाँ तक कि जो लड़का अपने नए स्कूल में चुपचाप रहता था और बहुत ही स्पेसिफिक लड़कों को ही अपना दोस्त बनाता था, वो अब सभी से घुल मिलकर रहने लगा था। और जिन बच्चों को वो पसंद नहीं करता था, अब वो भी उसके दोस्त बन गए थे। क्रिस में बदलाव देख सारा को खुशी मिलती है कि आखिर वो इस नए महल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। तभी घर जाते वक्त सारा को एक बार फिर नोरीन रास्ते पर खड़ी दिखाई देती है, जो वही बात दोहराई जा रही थी कि हम सब मरने वाले हैं। उसे देख सारा उससे बात करने जाती है, लेकिन जैसे ही नोरीन क्रिस को देखती है वो चुप हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ बोले, तभी नोरीन का पति डेस वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी के इस तरह रास्ते के बीच खड़े रहने के लिए माफ़ी मांगने लगता है। दूसरी तरफ हम नोरीन को देख पाते हैं, जो तब तक कार के पास क्रिस तक पहुँच गई थी और उसे देखे जा रही थी। और देखते ही देखते वो सारा को चिल्ला के बोलने लगती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और अपने सिर को कार के शीशे पर पटकने लगती है, जिसे देख डेस किसी तरह उसे संभालता है। लेकिन ये सब देख सारा बहुत डर जाती है और उसी वक्त कार से क्रिस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इसी बीच हम क्रिस को देख पाते हैं, जो इतना कुछ होने के बावजूद शांत अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। दूसरे दिन की सुबह सारा देखती है कि किसी ने नोरीन के सिर को ज़मीन में गाड़ के उसे मार दिया है, जो बहुत ही भयानक मंजर था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से सारा को क्रिस पर शक होने लगता है कि नोरीन ने उसके बारे में जो कहा था, कहीं वो सच तो नहीं कि क्रिस उसका बेटा नहीं है, जिस कारण वो हेलुसिनेट करने लगती है कि क्रिस में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। लेकिन ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन ही होता है, जिसे देख वो कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद दूसरे दिन सारा अपने दोस्त लुइस से इसके बारे में पूछने जाती है, क्योंकि लुइस का भी एक बेटा होता है। लुइस उसे बताती है कि बच्चों में ऐसे बदलाव आना आम सी बात है और उसे क्रिस को लेकर टेंशन लेने के लिए मना करती है। लुइस की बात सुन सारा को भी थोड़ी राहत मिलती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हमें नोरीन का घर दिखाया जाता है, जहां टाउन के बहुत से लोग आए हुए थे। नोरीन के घर पर हम बहुत से आईने को देख पाते हैं, जिन्हें काले कपड़े से ढक कर रखा गया था। ये देख सारा को अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर लोगों के जाने के बाद नोरीन के पति डेस सारा को सारी सच्चाई बताता है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि जेम्स के 8वें जन्मदिन के बाद से नोरीन को जेम्स के बिहेवियर में बहुत से बदलाव दिखने लगे, जो नॉर्मल नहीं थे। जिसे देख नोरीन कहने लगी थी कि ये उसका बेटा जेम्स नहीं है। नोरीन का कहना था कि जेम्स का रूप लेकर कोई बहरूपिया उनके साथ रह रहा है। घर के अंदर नोरीन ने चारों तरफ मिरर्स लगाए रखा था, क्योंकि नोरीन का मानना था कि उस बहरूपिये का असली चेहरा मिरर में दिखता है। और यहाँ सारा को एक शॉकिंग बात पता चलती है। डेस बताता है कि फिर कुछ दिन बाद जेम्स का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, लेकिन जिस कार से जेम्स का एक्सीडेंट हुआ था उसे नोरीन नहीं बल्कि डेस चला रहा था। जिसे सुन सारा चौंक जाती है, क्योंकि उसे अपने दोस्त लुइस से ये पता चला था कि उस कार को नोरीन चला रही थी, डेस नहीं। असल में शायद हुआ कुछ ऐसा होगा कि जेम्स की मौत तो डेस के कार से ही हुई होगी, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए वो इल्ज़ाम नोरीन पर लगा दिया होगा, क्योंकि उस वक्त नोरीन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण सभी इसे एक दुर्घटना ही समझते और नोरीन को सज़ा नहीं होती बल्कि उसे एक मानसिक असाइलम में भेज देते
और हुआ भी ऐसा ही था, जबकि डेस की मेंटल कंडीशन ठीक थी, जिस कारण कोई भी उसकी इस एक्सीडेंट वाली बात पर यकीन नहीं करता और उस पर मर्डर के चार्जेस लग जाते। खैर, तो डेस बताता है कि नोरीन के जाने के बाद उसने घर के सभी मिरर्स को काले कपड़े से ढक दिया, क्योंकि ये उसे उसकी पत्नी और बेटे की याद दिलाती हैं। ये सब सुन सारा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे भी अपने बेटे क्रिस के लिए कुछ ऐसा ही लगने लगा था। लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन की सुबह जॉगिंग करते वक्त सारा को जंगल में क्रिस का फेवरेट टॉय मिलता है, जिसे देख सारा को हैरानी होती है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए सारा क्रिस को जंगल में जाने और उसके फेवरेट टॉय को वहाँ फेंक कर आने के लिए उसे कन्फ्रंट करने लगती है, जिससे उनमें बहस शुरू होती है। और देखते ही देखते क्रिस उस भारी भरकम टेबल को गुस्से से सारा की तरफ ऐसे ढकेल देता है जैसे कि वो एक कागज़ का टेबल हो। ये देख सारा को शॉक लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को सारा देखती है कि जो लड़का स्पाइडर को देख डरता था वो अब उन्हें पकड़ के खाने लग गया है। ये देख दूसरे दिन सारा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर क्रिस को चेक करके बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और जब सारा उसके अजीब बिहेवियर के बारे में बात करती है तो उल्टा डॉक्टर उसे ही समझाने लगता है। ये देख सारा समझ जाती है कि इस तरह कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा और आखिर में उसे भी नोरीन की तरह एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा। उसे अपनी बात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए, जिस कारण सारा एक वीडियो कैमरा ले आती है और उसे क्रिस के कमरे में छुपा देती है और उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगती है ताकि उसे किसी तरह का कोई शक ना हो। लेकिन उसके हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर देती है, क्योंकि अब तक उसे शक होने लगा था कि ये लड़का उसका असली बेटा नहीं है। दूसरे दिन क्रिस के स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें क्रिस ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पूरे फंक्शन के दौरान क्रिस सिर्फ सारा को ही देखे जा रहा था। ये देख सारा खुद के डर को और संभाल नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। घर आकर सारा उस कैमरा को चेक करती है जिसमें वो क्रिस को अजीब हरकत करते हुए देख पाती है। ये देख सारा उसी वक्त उस कैमरा को लेकर डेस के पास जाती है और उन्हें वो फुटेज दिखाते हुए कहती है कि ये क्रिस उसका असली बेटा नहीं है, वो कोई और है। और नोरीन को कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। वो सच कह रही थी कि उनके बेटे जेम्स की जगह उसे बहरूपिया ने ले लिया है। लेकिन डेस उस पर यकीन नहीं करता और कैमरा को फेंक देता है। लेकिन हम उसके चेहरे पर एक बेचैनी को साफ साफ देख पाते हैं, जिसका मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता है, जिस पर या तो वे यकीन नहीं करते या फिर यकीन करना नहीं चाहते। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। खैर, तो सारा को लगा था कि डेस से उसे कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन डेस के मना करने पर सारा ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही इस सिचुएशन का सामना करने का फैसला किया। लेकिन कुछ भी करने से पहले सारा पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती थी, जिस कारण दूसरे दिन की सुबह वो क्रिस को नाश्ते में चीज़ पाउडर देती है, जिसे क्रिस आराम से खा लेता है। फिर वो क्रिस के साथ वहीं 1, 2 और 3 वाला गेम खेलती है, जहां 3 बोलने पर क्रिस अजीब फेस बनाने के बजाय चुपचाप सारा की तरफ देखता रहता है, जिसे देख सारा को यकीन हो जाता है कि वो उसका बेटा क्रिस नहीं है। और जैसे ही सारा ये बोलती है, वो बहरूपिया सारा पर हमला कर देता है और उसे बड़ी ही आसानी से उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है, जिससे सारा बेहोश हो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि वो बहरूपिया सारा के सिर को ठीक उसी तरह ज़मीन में गाड़ देता है जैसे नोरीन का सिर ज़मीन में गड़ा हुआ था, जिसका मतलब नोरीन को भी इसी ने मारा था, क्योंकि नोरीन को इसके असलियत का पता चल गया था, जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। लेकिन अब सारा को भी पता चल गया था, जिस कारण उसे अब सारा को भी मारना पड़ रहा था। लेकिन सारा ने क्रिस के खाने में नींद की दवा दे दी थी, जिस कारण वो बहरूपिया बेहोश हो जाता है और सारा भी बाहर निकल आती है। जिसके बाद सारा उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां सारा जब उसका चेहरा एक आईने की मदद से देखती है तो हम उस बहरूपिये का असली भयानक चेहरा देख पाते हैं, जिसे देख सारा बहुत डर जाती है और तभी उस बहरूपिये को होश आ जाता है और देखते ही देखते वो सारा पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन इस बार उस बहरूपिये का पाला एक माँ से परा था। सारा अपनी पूरी ताकत से उस पर पलटवार करती है, जिससे वो बहरूपियाँ तड़पने लगता है और मौका पाकर सारा बेसमेंट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है। जिसके बाद सारा सीधे उस गड्ढे के पास चली जाती है, क्योंकि पूरे टाउन में सिर्फ वही एक जगह है जो मिस्टीरियस है और सारा को यकीन था कि उसका असली बेटा क्रिस और उसके सवालों के जवाब हो ना हो इसी गड्ढे के अंदर छुपे हैं। और जैसे ही सारा उस गड्ढे के बीचों बीच जाती है तो वो गड्ढा उसे अंदर खींच लेता है जैसे वो कोई दरवाज़ा हो। खैर, तो अंदर जाकर सारा को वहाँ बहुत से कंकाल दिखते हैं, जहाँ क्रिस भी बेहोश पड़ा होता है। क्रिस को देख सारा बहुत खुश हो जाती है। तभी हम वहाँ उन फेसलेस क्रीचर्स को देख पाते हैं जो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं,
ये देख सारा क्रिस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि तभी उनमें से एक सारा का पैर पकड़ लेता है, जिससे सारा किसी तरह अपना पैर छुड़वा लेती है। लेकिन सारा देखती है कि उस फेसलेस क्रीचर ने सारा का ही रूप ले लिया है, जिसे देख सारा के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम सारा को देख पाते हैं जो क्रिस को लेकर घर वापस आ गई होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने नकली क्रिस को तो बेसमेंट में बंद कर रखा है, जो कभी भी बाहर निकलकर उसके बेटे क्रिस को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सोचकर सारा उस पूरे घर को ही जला देती है ताकि वो क्रीचर जल के मारा जाए और ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस क्रीचर से सीधे लड़ पाना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। और डरी सहमी सी रहने वाली सारा के आंखों में हम एक अलग तरह के कॉन्फिडेंस को देख पाते हैं, जिसके बाद सारा क्रिस को लेकर उस टाउन से बाहर निकल जाती है और तब तक क्रिस को भी होश आ गया होता है। वहाँ से निकलकर सारा को हम एक नए टाउन में देख पाते हैं, जहाँ वो क्रिस के साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती है, जहाँ वो अपनी अधूरी पढ़ाई को भी पूरी करने लगती है ताकि जॉब करके वो अपना और अपने बेटे क्रिस की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि सारा ने अपने अपार्टमेंट में चारों तरफ मिरर्स लगा रखे हैं ताकि अगर कोई फेसलेस क्रीचर उनके घर आए तो वो उसे पहचान सके, जिसके साथ ही ये सीन भी यहीं कट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस फिल्म के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरीज पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोरीन की। असल में नोरीन पागल नहीं थी, लेकिन उसका ये कहना कि जेम्स उसका असली बेटा नहीं है, जबकि लोगों को जेम्स में कोई भी अजीब बात नहीं दिख रही थी, जिस कारण लोगों को लगा कि नोरीन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वो पागलों जैसी बात कर रही है। और डेस की बात करें तो उसे भी जेम्स के बारे में पता था, लेकिन वो चुप रहा ताकि लोग उसे भी पागल ना समझ बैठे और उसकी कार से जेम्स का एक्सीडेंट शायद कोई एक्सीडेंट नहीं था। सारा की ही तरह जब उस क्रीचर को पता चला कि नोरीन को उसके असलियत का पता चल गया है, तो शायद उसने भी डेस और नोरीन पर हमला कर दिया होगा और ख़ुद को बचाने के लिए डेस ने उसे कार से मार दिया होगा और उसे एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। अब अगर सारा की बात करें तो वो एक शांत चुपचाप टाइप की लड़की थी जो अपने अब्यूसिव पति के टॉर्चर से हाल ही में आज़ाद हुई थी और डिवोर्स के बाद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की थी। बीते दिनों के भयानक यादों की वजह से सारा क्रिस में आए बदलाव को ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि सच में ये उसका बेटा नहीं है, तब उसने फाइट बैक किया और अपने बेटे को बचा लिया। अंत में हम बात करते हैं उस फेसलेस क्रीचर की। उसकी 2 थ्योरीज हो सकते हैं। पहला तो ये कि वे लोग एलियंस हैं और धरती पर इंसानों की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उस गड्ढे के अंदर हमने बहुत से कंकालों को भी देखा था, जिसका मतलब उनमें से कई क्रीचर बाहर इंसानों का रूप लेकर रह रहे हैं और इसलिए सारा ने अपने घर में चारों तरफ मिरर्स लगा रखे थे। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि वो उन क्रीचर्स का जन्म ज़मीन के अंदर ही हुआ होगा, जिस कारण उनका कोई चेहरा नहीं था और वो किसी भी इंसान को छू कर उसका रूप ले पाते थे। इस मूवी में बहुत से पॉइंट्स हैं जो दोनों थ्योरीज़ को जस्टिफाई करते हैं। आपको कौन सा थ्योरी सही लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये फिल्म आई थी 2019 में और इसे डायरेक्ट किया था ली क्रोनिन ने, और हाल ही में मैंने इंडिगो मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।